नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। बिहार इलेक्शन के बाद बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये चर्चा हो रही है कि क्या ये चुनाव हमें ये दर्शाता है कि भारत में एक तरह से सामाजिक परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि अभी तक हमने यही देखा था कि बिहार में ज़्यादातर जो है वो जाति को लेकर पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जाता था। लेकिन इस बार हमको ऐसा देखने में नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए को प्राप्त हुई है, उसको देखते हुए आज हम ये चर्चा करेंगे कि ये एक तरह से भारत की जो समाज व्यवस्था ओरिजिनल थी, जहाँ पर जाति व्यवस्था को ज़्यादा प्राधान्य नहीं दिया जाता था, तो उस तरफ बढ़ने का ये पहला कदम है या नहीं? तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष अतिथि के साथ, जिनका नाम है एडवोकेट पंकज जोशी, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है और मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। यस सर। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए भी बहुत-बहुत नमस्कार। और जहाँ तक ये जो बिहार के जो चुनाव की में जो एनडीए को बम्पर जो जीत मिली है, इसमें कई सारे मिथकों को तोड़ दिया है। और इन सारे मिथकों की चर्चा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी उन्हें रेखांकित करते हुए कहा है। और जो उनका जो जिस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज और भाव भंगिमा थी, वो लगभग उस तरह से थी कि जैसे सचिन तेंदुलकर एकदम फ्रंट पे जिस तरह से बैटिंग करते हैं, तो वो मुझे उनका उस तरह से भाव-भंगिमा लगी, जिसमें उन्होंने स्पष्टतया इस बात को रेखांकित करते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए कहा कि ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस पार्टी। तो ये जो वर्ड जो निकाल के और उन्होंने कहा, तो ये अपने आप में एक वर्तमान समय की राजनीति को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा। और दूसरा जो जिस शब्द को वो कह रहे थे कि ये जो जातिवाद का जो मिथक जो था, जो बार-बार बिहार के लोगों को याद दिलाया जाता है और बिहार के लोगों को उकसावे की एक राजनीति की तरफ धकेला जाता है, वहाँ पर एक हिंसा की राजनीति की तरफ धकेला जाता है। तो उन सारे मिथकों की उन्होंने चर्चा की और उन्होंने कहा कि इस चुनाव के नतीजे से ये पता चल गया कि अब जो बिहार के मतदाता पर जिस तरह से उनके उनके मस्तिष्क पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इस बात को कि बिहार का व्यक्ति किसी को भी राजनीति सिखा सकता है, तो कम से कम विपक्ष को तो राजनीति सीख ही लेनी चाहिए कि बिहार क्या चीज़ है। और यस। अगर वो अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आगे जिस तरह से उनका जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि उनका सूपड़ा साफ होगा, तो आने वाला समय में फिर और लगातार इनका सूपड़ा साफ होता ही रहेगा। यस। तो या तो वो सबक लें और जो मुद्दे हैं उन पे बात करें, अन्यथा अगर वो बेवजह के मुद्दों को ही उन्होंने अगर इश्यू उठाते रहे, तो जो उनका मूल कैडर है वो खुद ही अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। यस सर। सर, हमको इस बारे में चर्चा में लेना नहीं चाहिए, लेकिन अभी कल ही न्यूज़ आ रही है, कल से चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली में एक प्रॉब्लम चल रहा है। जिस तरह की उनकी हार हुई है, तो एक तो पहले तेज प्रताप यादव को निकाला, फिर कल कुछ रोहिणी यादव का आ रहा था। मतलब सर, जिन लोगों ने समाज में वहाँ के ये बीज बोया जाति व्यवस्था का, जातिवादी राजकारण का, उनको ही अब देखो सर्कुलर होके घर में आया गया। निश्चित रूप से देखिए जाति का होना कोई अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। अगर व्यक्ति किसी अपनी जाति पे प्राउड भी करता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ उस जाति का शब्द का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से जब आप एक अहंकार में और स्वार्थ में डूबते हुए पूरे समाज को एक तरह से विभाजित करने की रणनीति पे जब आप चल निकलते हैं, चाहे उसकी वजह से चाहे देश को विभाजन करने की रणनीति पे निकलते हैं, तब उस जाति का जो एक तरह से जो अहंकार है, वो सबके लिए घातक होता है। अब पिछले कई वर्षों से इस बात को विपक्ष के नेताओं ने उस जाति से काफ़ी जो है वो वोट लेते हुए अपनी सरकारें बनाई,
लेकिन जब समाज के लोगों को ही ये महसूस होने लगा कि इसके कारण ये केवल अपना हित तक ही सीमित रह रहे हैं, समाज के हित तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आज समाज ने ही भारतीय समाज ने ही उनके इस मिथक को तोड़ दिया कि आपको अपने हो आप कुछ गाँव या कुछ जनसँख्या हो सकता है आपकी जाति के लोगों की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसके कारण ऐसा नहीं है कि आप हर समय भारत पर रूल करेंगे और यही भारतीय समाज की व्यवस्था है, यही भारतीय समाज की विशेषता है कि यहाँ जो जो कांसेप्ट दिया, जो हमारे भारत के समाज में कांसेप्ट है कि सर सा जो भी 56 जातियाँ हैं, जो भी सभी जातियाँ हैं, सभी को साथ में लेके आप चलेंगे, तो ही आप अपना अपनी जाति का भी उत्थान कर सकते हैं, साथ ही साथ समाज का भी उत्थान कर सकते हैं। जहाँ आपको खुद की जाति पे ज़रूरत से ज़्यादा गर्व महसूस होने लगेगा, तो आप अपना नुकसान तो करेंगे ही, अपनी जाति का भी करेंगे और समाज तो सबको खुली आँखों से देख रहा होता है, वो क्योंकि अब जिस तरह से जिन जातियों के नेताओं को अपनी जाति पे विशेष जिस तरह से अगर केवल आप अपनी जाति तक ही सीमित रह जाएँगे तो उससे उससे कहीं भी ना अपनी जाति का हित होगा, ना अपने समाज का हित होगा। क्योंकि मूल व्यवस्था भारतीय समाज की यही है कि सभी का हित हो, समाज का हित हो, देश का हित हो, राष्ट्र का हित हो और उस हित में आप अपनी जाति का उपयोग या सदुपयोग कर रहे हैं सकारात्मक स्थिति में तब तो ठीक है। अगर केवल स्वार्थ तक और उसमें बिहार में जो विपक्ष कर रहा था वो तो उस जाति के नाम पे जो गुंडागर्दी या जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कट्टा को ये लहरा देंगे और घरों पे और दुकानों पे कब्जा करेंगे। तो ये बात प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो अपील थी ये वहाँ की जनता को बिल्कुल मन को छुआ इस बात ने और एक तरफ से जिस तरह से बहुमत से और एनडीए को जिस तरह से ये स्पष्ट बहुमत मिला है, ये उसी का परिणाम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को रेखांकित भी किया है कि अगर इनके लोगों ने इस बात को नहीं समझा कि मूल विचार क्या है, जनता किस चीज़ों से है, क्योंकि इनके जो बड़े नेता हैं, वो सही बात को सुनना नहीं चाहते हैं। तो हुँ, नीचे का जो कैडर है, वो उस बात को बता भी नहीं पा रहा है। और इस वजह से जो पूरी की पूरी पार्टी है वो ध्वस्त होती जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि इन कांग्रेस पार्टी के जो नए युवा जो चुनकर संसद में आ रहे हैं, वो अपनी पीड़ा तक जाहिर नहीं कर पा रहे हैं संसद में। अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएँ हैं, अगर उनको वो नहीं बताएँगे तो वो कैसे कैसे आगे वो अपने उस कार्यकाल को सफल मानेंगे। तो युवा सांसद जितने भी हैं वो प्रधानमंत्री जी से इस बात को कहते हैं कि हमारा तो भविष्य खतरे में है। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो भी हैं निश्चित रूप से बिहार के चुनाव के बाद इनका जो जो गठबंधन बना है वो भी अब शायद चलने वाला है नहीं और उसमें आगे किस तरह से चीजें और ज्यादा बिखरेंगी और इनको अगर इन्होंने उन मुद्दों को नहीं समझा और केवल आरोप लगाते रहे कि चुनाव आयोग ने हरा दिया, बैलेट और ईवीएम ने हरा दिया या एसआईआर ने हरा दिया, तो ये सारी चीजें हाँ, इन्हीं बातों को दोहराते रहेंगे तो और इनका जो बचा-कुचा खुद की पार्टी का ही कैडर है वो भी गायब हो जाएगा और यस, मतदाता तो बहुत समझदार है। जैसे बिहार का मतदाता समझदार निकला है, ऐसे ही दूसरे प्रांतों में भी का भी मतदाता समझदार है। अब देखना इनके ऊपर है कि ये अपनी समझदारी कितने समय तक उसको रख पाते हैं या फिर इसी पैटर्न पर चलेंगे। यस। सर और एक बात है सर जिस तरह से लोगों ने बाहर निकल कर मतदान किया, वो एक दर्शाता है कि लोगों को राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित इसके बारे में अब जागरूकता उनके मन में पैदा हुई है और इसीलिए बढ़-चढ़ कर शायद ये बाहर निकल कर उन्होंने मतदान किया और एनडीए सरकार को फिर से स्थापित किया। देखिए, इस मतदान से ये तो एकदम स्पष्ट है कि जो हिंदू समाज की जो जाति की जो व्यवस्था थी उसमें जो एक एग्रेसिव पना रहता था या एक-दूसरे के लिए जो कट्टरता थी वो कहीं न कहीं शिथिल हो चुकी है। यस, और क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिन 38 विधानसभा सीटों के बारे में कहा जहाँ पर दलित प्रभाव ज़्यादा है, उनमें से भी 34 एक तरफ से भाजपा ने जीती हैं। हुँ, अ, तो हिंदू समाज की तो जो जातियाँ हैं, जो आपस में जो उनका जो है वो एक तरह से एकजुटता स्पष्ट रूप से इसमें देखने को मिल रही है। हालाँकि इसमें इस चुनाव में ये भी देखने में आ रहा है कि अ, जो असुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसने भी 5 अपने जो हैं यस, विधायक जीते हैं।
तो जहाँ पर जो सांप्रदायिक राजनीति है उसमें उन्होंने अपने लोगों को एकजुट रूप से किया है। तो जो कि पिछली बार भी उनके 5 विधायक जीते थे जिनको कि तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था और इस बार फिर से उनके 5 विधायक फिर जीते हैं। राइट। तो जहाँ पर विशेष संप्रदाय का जो मतदाता है वो अपनी सांप्रदायिक राजनीति की छवि के नेता में अपने को लीडर मान के चल रहा है और जहाँ दूसरी जो हिंदुओं की जो जातियां हैं वो एक राष्ट्रीय राजनीति की सोच पे निकली हैं। आगे सामाजिक मुद्दों को रखते हुए क्योंकि इस बात में बिल्कुल हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी कहते हैं कि आपको राष्ट्रीय विचारधारा के अनुरूप चलना पड़ेगा। अगर आप इससे अलग भिन्न होके चलते हैं तो इस बात के लिए आपको सोचना विचार करना पड़ेगा। चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत की राजनीति जो है वो स्पष्ट रूप से वोट की सिद्धांत पे चलती है, तो आप उपयोग करते हुए अपने जो हैं विधायक वो आप विधानसभा में भेज सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रभाव जो है वो समाज के दूसरे वर्ग पर, समाज की राजनीति पर तो अवश्य ही पड़ता है। तो जहाँ एक तरफ ये देखने में आ रहा है कि हिंदुओं की जातियाँ किस तरह से एकजुट हो रही हैं, वहीं एक दूसरे संप्रदायों को अभी देखने में आ रहा है कि उन्होंने किस तरह से अपनी अपनी एकजुटता दिखाते हुए अपने विधायकों को भेजा है। यस। और राजनीतिक विश्लेषक निश्चित रूप से इस बात बंगाल और आगे चुनाव लगातार आएंगे और फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर फिर 2027 में है ही, तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से इस चुनाव का जो है वो इम्पैक्ट निश्चित रूप से पड़ने वाला है। यस। सो सर, ये तो सर बहुत अच्छे संकेत है कि जब विपक्ष, पर्टिकुलरली जब कांग्रेस है, वो भारतीय समाज को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हमेशा करती आ रही है। और इस बार, इसके पहले भी एक नारा चला था, एक रैलियों में बोला गया था कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो बिहार के लोगों ने तो सर ये बहुत अच्छा काम कर दिया कि उन्होंने इसके ऊपर सोचा, राष्ट्रहित के बारे में सोचा और मतदान किया। देखिए ये जो कांग्रेस पार्टी है या अन्य जो भी पार्टियां हैं, अगर वो जातिवाद की तरफ जाती हैं तो वो भारतीय समाज, दरअसल इनमें जो इनका थिंकर जो लोग हैं, जो इनकी पार्टी की पॉलिसी बनाते हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि भारतीय समाज का जो थिंकिंग का जो पैटर्न है वो इससे डिफरेंट है। यस। भारतीय समाज में अगर कोई जाति की बात करता है या जातिवादी आंदोलनों की बात करता है, जातिगत संगठनों की बात करता है, तो वो भी केवल एक पॉजिटिव बात के लिए उन संगठनों को बनाया जाता है। यस। वो इस बात के लिए नहीं बनाया जाता कि केवल केवल एक हमारी जाति का ही भला हो। तो इस बात को सोचने में, और दूसरी बात ये जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो ये सोचती हैं कि इन जातियों की पूरी जातियों को हम गोलबंद करके अपने अपने वोट बैंक के रूप में तब्दील कर देंगे। ऐसा हिंदू समाज की किसी हम लोग बात कर रहे थे उसके ऊपर, राष्ट्रीय हित के बारे में। जी, और इसी प्रकार जो जातियां हैं वो अपने समाज से ऊपर अपने पूरे जो जो उस क्षेत्र का जो सभी का जो हित हो सके उसी तरह की वो मूल भावना के साथ वो सभी संगठन काम करते हैं। और इसी प्रकार से जब राष्ट्र की बात आती है तो इसी प्रकार से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ वो चाहे कोई भी जातिगत संगठन हो वो हमेशा इस विचार को रखते हैं। लेकिन जहाँ तक देखने में आ रहा है कि ये जो राजनीतिक है, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उन्होंने जातिगत संगठनों को भी अपना बंधुआ मजदूर समझ लिया है हाँ, कि सही बात। हम इस जाति के नेताओं को, इन 4 नेताओं को अपने फेवर में ले लेंगे तो इनकी पूरी जाति हमारे फेवर में हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी जाति हो, उस जाति के अधिकांश लोग जो हैं वो आज भी पूरे समुदाय के हित के लिए बात करते हैं, अपने देश के हित की बात करते हैं और उस क्षेत्र का किस तरह से भला हो, उस क्षेत्रीय राजनीति में किस तरह से सकारात्मक स्थिति उनकी जाति रख सके, इसके बारे में सोचते हैं। कुछ विशेष संप्रदाय के लोगों के बारे में अगर छोड़ दें, क्योंकि वो तो एक अलग उनकी राजनीति रहती है कि वो तो अपने तक ही सोचते हैं और उसके आगे सोचना बड़ा
बड़ा दुश्वार हो जाता है। और इस बात के लिए भी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं ही। और उनका किस तरह से जो है विकास होगा या उनको किस तरह से विकसित भारत में उनकी क्या भूमिका रहेगी, वो निश्चित रूप से उनको किस तरह से विचार देने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं अपनाएंगे तो उसका इलाज फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर है ही है। यस। सर और एक बात सर, प्रधानमंत्री जी का जब भाषण हो रहा था आफ्टर दिस रिजल्ट, उन्होंने 2 प्रमुख बातें कही थी। एक तो पावर के बारे में या स्ट्रेंथ के बारे में, जिसमें उन्होंने नाम लिया था महिला और यूथ। तो जब हम पावर या स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो उसमें से ये सारा जातिवाद और ये सब निकल जाता है। मतलब पूरे महिलाओं को उन्होंने एक कैटेगरी में लाया, एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाया, साथ-साथ पूरे युवाओं को भी एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाया। तो अपने आप सब ये सारा जो है हम जो जिसकी बात कर रहे हैं कि डिवाइडेड बिटवीन द कास्ट, ये सब निकल गया। हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को रेखांकित करते हुए कहा है कि आज से पहले जितने भी चुनाव के जो परिणाम आते थे, उसमें विश्लेषक हमेशा इस बात पर चर्चा करते थे कि एम वाई समीकरण, यानी कि हुँ, मुस्लिम और यादव समीकरण। यस, तो अब ये जो समीकरण है, ये पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, क्योंकि जहां पर इनकी जातियों का भी जो मूल वोट बैंक है, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी हुई है। तो राइट, अब निश्चित रूप से ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही है कि अब जो एम वाई का जो समीकरण है, वो वो मुस्लिम और यादव की बजाय अब जो महिलाएं और यूथ इसको प्रदर्शित करेगा। और निश्चित रूप से अब इस चुनाव में महिलाओं की जिस तरह से जो भूमिका देखने को मिली है, चाहे महिलाएं रैलियों में नहीं जाती हैं, चाहे महिलाएं किसी संगठन में ज्यादा इस तरह पर नहीं जुड़ी हुई हैं, चुनाव प्रचार में भी नहीं जाती हैं, लेकिन उनकी जो राजनीतिक एक जो बुद्धि है या जो विश्लेषण करने की है, या उस राज्य का किस तरह से कौन पार्टी हित कर सकती है, इस बात पर अब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। क्योंकि यस, अब महिलाएं जिधर की तरफ उनका वोट बैंक जाएगा, निश्चित रूप से वही उसी पार्टी की सरकार बनेगी। और इस बिहार के चुनाव में यही देखने में आया है कि जो नया जो यूथ है, उसने भी अपने जो जातिवाद का जहर जो है उसको बहुत कम करते हुए वो राष्ट्रीय राजनीति से अपने अपने आप को जोड़ रहा है। तो महिलाएं और युवाएं निश्चित रूप से हमारे उनका प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर पूरी तरह से निष्ठा है, पूरी तरह से विश्वास है, और उनके कंठ से जो वाक्य निकल रहे हैं उस पे उन्हें पूरा विश्वास है कि क्योंकि जहाँ तक विपक्ष के नेताओं के जो बयान थे, उसमें उन्होंने हर घर को एक सरकारी नौकरी देने तक वादा किया। लेकिन उसे उस इस इतने लुभावने नारे को भी विपक्ष ने ठुकरा कर और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर जिस तरह से भरोसा दिखाया है, तो विपक्ष की जो क्रेडिबिलिटी है, वो एक तरह से शून्य को प्रदर्शित करती है कि ये चाहे कोई लुभावना नारा भी दे दें, तो भी जनता को भरोसा नहीं है। क्योंकि कौन व्यक्ति किस बात को कह रहा है, निश्चित रूप से उसकी उसकी उस क्रेडिबिलिटी को निश्चित रूप से प्रदर्शित करता है। तो जो कुछ ऐसे पत्रकार बंधु या कुछ ऐसे विपक्ष के नेता इस बात का भ्रम फैला रहे थे कि अब 2024 के बाद जो है वो मोदी जी का जो है वो पराभव हो गया है, उनकी लोकप्रियता में कमी आ गई है। अब उन्हें सोचना समझना पड़ेगा कि हम अब इस बात को, क्योंकि अब तो वो दोबारा इस बात को कह नहीं पाएंगे। तो यस, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी मोदी जी के हाथों में जो लीडरशिप एक भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से एक विशेष उससे उभरी है, तो इसी का ये परिणाम है कि एनडीए एक सशक्त स्थिति में पहुंचा है। और निश्चित रूप से आने वाले राज्यों में जो भी चुनाव होंगे, उसमें भी निश्चित रूप से एनडीए की एक मजबूत स्थिति में अपने आप को पहले से ही अब पहुंच चुका है। यस सर। जैसे आपने बताया सर अभी कि हाँ, एनडीए की जो स्ट्रैटेजी रही है कि पूरे समाज को एक रूप में बाँधना। इसके बावजूद सर आज हमने देखा है न्यूज़पेपर में आया है राहुल गांधी जी ने वही नारा रटना शुरू किया है कि सब कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे हो सकता है? काफ़ी सारा उन्होंने बोला है। तो सर इतना होने के बावजूद कुछ भी सीखने का प्रयास एलओपी नहीं कर रहे, क्या ऐसा ही हम कहेंगे? नहीं, देखिए, सीखने का प्रयास तो व्यक्ति तब करता है ना, जब वो समाज के बीच में जाके निकले। वो हुँ, अपने घर से निकले, बड़ी गाड़ी में बैठे, एसी चल गया, फिर उसके बाद किसी मंच पर गए, वहां भी उनको हाथों हाथ बड़े परिवार के लोगों ने उनको हाथों हाथ मंच पे बैठाया। अब
किसी दूसरे इंटेलेक्चुअल पर्सन ने उनको भाषण लिख के दे दिया या उसी के आधार को मानते हुए उन्होंने उस पे 2 बातें कह दी। उन्हें यही नहीं पता कि असली जो वोट बैंक है वो उस मंच तक पहुंचने की जद्दोजहद में जो लोग जुटे रहते हैं कि वो 1 घंटा पहले ऑटो से निकलते हैं या 1 घंटा पहले वो बस से निकलते हैं और उसके बाद उनका पूरा दिन खराब होता है, तब जाके वो उस रैली में हिस्सा बनते हैं और फिर वो वहाँ की उन पार्टियों के नेताओं की साग पूड़ियों को खाकर और फिर उसके बाद वो उस रैली का हिस्सा बनते हैं और उसके बाद वो जाके उन बातों को करते हैं। तो आप उस कैडर से ना जुड़ते हुए उस कैडर को भी केवल अपनी कोई रटी-रटाई कोई बात दोहरा के आएँगे और आप उनसे कनेक्ट होना नहीं सीखेंगे, तो आपको लगता है कि आपका कैडर मजबूत हो जाएगा, तो ये तो एक एक भ्रम है, ठीक है? हुँ, क्योंकि क्योंकि अधिकांश जो जनता जो एक राजनीति में अपने आप को एक प्रभावी भूमिका में देखना शुरू करती है, गाँवों की वो जनता जो कि एक एक सिपाही के डंडे की वजह से या एक सिपाही की धौंस की वजह से जो डरी हुई रहती है, आप उससे अपने आप को कनेक्ट महसूस नहीं कराएँगे कि मैं आऊँगा तो समाज में इस तरह से पॉजिटिव सकारात्मक संदेश जाएगा। आप उल्टा यही बात कहते रहेंगे कि एसआईआर से इस तरह से हो गया। एसआईआर से क्या होगा? दो 2003 के बाद जो भी मतगणना में परिवर्तन आ रहा है, वो सभी राज्यों के लिए है और उसमें ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के लिए है। उसमें आपको अपने जो गणना प्रपत्र हैं या उसमें जो अपने वो सभी के लिए सेम है और उसमें भी केवल इतना है कि कई बार देखने में ये आता है कि कुछ लोगों की 2-2 वोट बनी हुई हैं। उसी क्षेत्र के हैं, वहीं रहते हैं, उसके बावजूद भी 2-2 वोटें बनी हुई हैं या मृत हो चुके हैं, उनकी वोट कटी हैं, उसमें कोई ऐसा कोई भ्रमजाल नहीं है। किसी भी बूथ लेवल के किसी भी एजेंट ने इस बात को नहीं दोहराया। तो जो नीचे का जो कार्यकर्ता है वो तो आप इन बातों को जानता है, लेकिन बीच के जो नेता हैं वो उनमें इस बात का मादा नहीं है कि हम अपने वरिष्ठ नेता से इस बात को कह दें कि आप इस भ्रमजाल को कब तक फैला रहे हैं। यस। तो यही बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इनके जो नेता हैं वो अपने सुपर बॉस से तो इन मुद्दों की बात रख नहीं सकते हैं ना कह सकते हैं और सुपर बॉस में और जो इनके बीच के जो नेता हैं वो अपने सुपर बॉस से इन बातों को रख नहीं सकते हैं कि और सुपर बॉस में इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि वो खुद से इस बात को समझें कि क्या है क्योंकि उसके लिए आपको समाज के बीच में जाना पड़ेगा आपको आपको केवल मंचों तक सीमित नहीं रहना होगा आपको खुद को मेहनत करनी होगी खुद को अपनी गाड़ी कम से कम गाड़ी है ये टेक्नोलॉजी है इसका सदुपयोग करें लेकिन निकलना तो आप ही को होगा आप खुद से अपनी मेहनत नहीं करना चाहेंगे और केवल संगठन के ऊपर ही आधार बना के रह जाएंगे कि मैं ये संगठन वालों को बता दिया कि मैं फलाने दिन आ रहा हूँ फलाने दिन कार्यक्रम है आपकी खुद की मेहनत क्या है आप तो खुद यस, कोई मेहनत करना ही नहीं चाहते आप निकल के देखिए ना थानों में जाके देखिए थानों में क्या होता है आप तहसील राइट। में जाके देखिए वहां वहां कौन लोग जुटे रहते हैं किस तरह से समस्या आती हैं आपको पता तो चलेगा उसके बाद आपको पता चलेगा ये बिजली का कनेक्शन किस तरह से नहीं मिलता है तो हुँ, इन सारी चीजों को जब तक आप खुद उस जनता के दर्द को नहीं समझेंगे और आप खुद संगठन पर डिपेंड हैं संगठन में तो जो जो लोग हैं वो इस तरह से होते हैं कि वो खुद नीचे के कैडर से डिस्कनेक्ट होते हैं तो जब नीचे के कैडर से इनका बीच का ही संगठन डिस्कनेक्ट है तो आम जनता या आम मतदाता आम वोटर जिसको वोट डालना है वो उसकी क्या स्थिति होगी तो इन बातों को विपक्ष के नेता समझेंगे नहीं और वो इन बातों को सुनना भी नहीं चाहते हैं इसी बात का परिणाम है कि इनका सुपड़ा साफ होता जा रहा है तो माननीय गृह मंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं और यही यही बात है और आगे के समय में एनडीए जिस मजबूती से आ रहा है क्योंकि एनडीए के नेता जिस समाज के बीच में से जिस आरएसएस की पाठशाला से जिस आरएसएस के संस्कारों को लेने के बाद और समाज के बीच में काम करने जाते हैं क्योंकि जो व्यक्ति निर्माण की जो पाठशाला जो आरएसएस देता है और उसके बाद जिस तरह से उनका संस्कार बनते हैं जो समाज में रहना सभी को साथ लेके चलना इस बात को जिस तरह से वो जो सीख उन्हें मिलती है उसी का परिणाम है कि एनडीए आज इस तरह से और ये तो अभी एक आधार बना है इस बात को भी विपक्ष अभी समझ नहीं पा रहा है ये तो अभी एक आधार बना है आगे विकसित भारत की परिकल्पना जो 2047 तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मजबूती से जिस पटकथा को लिखेंगे तो आगे वो इस बात को समझें कि ये आगे किस तरह से जो है वो किस किस मजबूती की दिशा में और निश्चित रूप से ये भारत के लिए ये एक स्वर्ण काल चल रहा है और एक स्वर्णिम युग युग का दौर है यस। सो सर हम अंत में कंक्लूड करते हुए सर यही बोलेंगे कि परिवर्तन हो रहा है और बिहार की जो धरती है वो परिवर्तन लाती है हमेशा और कई कई सारे जननायक बिहार की धरती से आए जैसे
जयप्रकाश नारायण हो या फिर कर्पूरी जो हो, तो वो जननायक जो है वो तो है ही, लेकिन इस बार जनता खुद नायक बन के सामने आई और राष्ट्र हित में उन्होंने मतदान किया। ये सबसे बड़ी जो है वो जीत हमारी हो सकती है, ऐसा ही हम कहेंगे। सर, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े। इस बात को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा थी कि अभी इलेक्शन का जो नतीजा आया है और एक परिवर्तन दिख रहा है, तो सभी दर्शकों को हम कहेंगे आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद सर, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ध